हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का लास्ट टॉपिक मैंने आपको कहा था, हम इसे ख़त्म करेंगे। और काफ़ी चैप्टर हमारा ये जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये लास्ट टॉपिक है और इसको हम कोशिश करेंगे अगले 1-2 लेक्चर में ख़त्म कर दें। तो है क्या? टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन ये हमारा आज का टॉपिक है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है वो उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है लोड की मदद से। लोड की वजह से उसमें स्ट्रेस पैदा होती है और उसी की वजह से डिफॉर्मेशन अक्कर होती है या स्ट्रेन डेवलप करती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं वो अफेक्ट करती हैं हमारे स्ट्रक्चर को। ठीक है, और किस तरह के नेचर की स्ट्रेन जो है वो थर्मल स्ट्रेस से पैदा होगी। तो ये लास्ट टॉपिक है, ये पेपर में पूछा जाता है। हर बार पेपर में थर्मल स्ट्रेसेस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से आप इसको कर लीजिए। तो थर्मल स्ट्रेसेस आर द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। अब थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल आपको पता है हीट को कहते हैं। तो थर्मल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होती हैं जो बॉडी में इंड्यूस होती हैं जब टेम्परेचर में चेंज होता है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है एक्सपोज्ड है। सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो वो एक्सपोज्ड है टू द टेम्परेचर, टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अगर चेंज होती हैं। बाहर अगर गर्मी है तो आपका जो स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, स्ट्रक्चर मटेरियल कंक्रीट से बना हुआ है ना आपका घर, और उसमें सरिया स्टील पड़ा हुआ है, वो वुड का भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो उन मटेरियल्स के अंदर थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, यानी उस हीट की वजह से उसमें चेंजेस अक्कर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी जानते हो कि सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं ये भी किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। गर्मी की वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर जाने लग पड़ते हैं, उनके बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो मटेरियल जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सॉलिड्स को, बर्फ़ को अगर आप हीट करते हो तो क्या होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो धीरे धीरे उनके बॉन्ड कमज़ोर हो जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। अगर लिक्विड को आप गर्म करते हैं तो वो गैसेस स्टेट में चला जाता है, मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। यही थर्मल स्ट्रेसेस का भी यहाँ पे वही, ये थर्मल स्ट्रेसेस ही हैं जो बर्फ़ में आपने पैदा की। जब आपने हीट किया तो जो हमारी बर्फ़ थी उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस पैदा होगी, और जो हमारी स्ट्रेन पैदा हुई दैट वाज थर्मल स्ट्रेन। तो हीट की वजह से कोई चीज़ पिघल सकती है, ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। आज हम देखेंगे मटेरियल्स में और क्या क्या ये कर सकती है। तो थर्मल स्ट्रेसेस आर सेट अप इन द बॉडी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइज्ड और लोअर्ड एंड द बॉडी इज़ नॉट अलाउड टू एक्सपैंड और कंट्रैक्ट फ्रीली। अब ये जो हमारी थर्मल स्ट्रेस है इसका क्या रोल है? थर्मल स्ट्रेस आर सेटअप इन द बॉडी। ये बॉडी में तब पैदा होती है जब टेम्परेचर बॉडी में या तो राइज़ करता है या कम होता है। राइज़ मतलब अगर बाहर गर्मी है तो टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो जाएगा। अगर बाहर सर्दी है, ठंड हो जाए तो मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग पड़ेगा। ठीक है, उसके बाहर ठंडा हो गया, ठंड पड़ जाती है, तब भी मटेरियल के अंदर थर्मल स्ट्रेसेस पैदा होती हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हीट में बॉडी एक्सपैंड करती है, अगर आप उसको एक्सपैंड नहीं करने देते तब उसमें थर्मल स्ट्रेस पैदा होगी। अगर आपने उसको एक्सपैंड होने दिया तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप हो चुकी है, मटेरियल जो है वो फैल चुका है, तो स्ट्रेस रहेगी नहीं। स्ट्रेस उस स्ट्रेन में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी चेंज अक्कर होता जा रहा है, तो स्ट्रेस रहेगी नहीं। स्ट्रेस तब रहेगी अगर आप उसको एक्सपैंड नहीं होने देते। ठीक है, कोई मटेरियल है उसको आप हीट कर रहे हो लेकिन दोनों तरफ से आपने उसको फिक्स किया हुआ है कि वो अपनी लेंथ को बढ़ा नहीं पा रहा, किसी भी साइड में नहीं जा रहा। ठीक है, उसमें उसकी शेप या साइज़ में चेंजेस नहीं अक्कर हो रहे, तो तब हमारी थर्मल स्ट्रेसेस जो हैं वो डेवलप होती हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ड्यू टू द टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर कॉल्ड एज द टेम्परेचर स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेन डेवलप होती है, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से पैदा हो रही है, उसको हम टेम्परेचर स्ट्रेन कहते हैं। इफ़ द बॉडी इज़ अलाउड टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, नो थर्मल स्ट्रेस विल
सेट अप इन द बॉडी। अगर बॉडी को अलो किया जाए एक्सपैंड करने में या कॉन्ट्रैक्ट करने में फ्रीली, तो किसी भी तरह की थर्मल स्ट्रेस नहीं पैदा होगी। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मटेरियल को आपने अलो कर दिया, अगर वो फैल गया तो स्ट्रेस तो रही नहीं, वो तो स्ट्रेन में कन्वर्ट होगी ना। आपने अगर मटेरियल में तब स्ट्रेस पैदा होती है अगर आप उसको अगर आप उसको अलो ही नहीं कर रहे, यानी वो मूव नहीं कर पा रहा, आपने उसको हीट किया, मटेरियल फैल नहीं पा रहा, वो अपनी जगह पे ही है, तो वो स्ट्रेसेस उसी के अंदर रहेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा टेम्परेचर स्ट्रेसेस की डेफिनेशन। अब देखते हैं एक नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है इन्होंने। एक आपको बार नज़र आ रही है ये सामने, एक साइड से ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये आपकी लेफ़्ट साइड से फिक्स है और राइट साइड से इन्होंने एक्सपेंशन थोड़ी सी दिखाई हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो फिक्स्ड का तो आपको दिख रहा है इन्होंने छोटा छोटा हैच किया हुआ है, और ये जो है आपको नज़र आ रही है बार, इसकी लेंथ जो है L है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ L थी, तो लेट L इज इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बार, T इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बार। बार में जो टेम्परेचर राइज हुआ, यानी बाहर जो टेम्परेचर है वो बढ़ा, तो बार में कितना टेम्परेचर हो गया, बार का टेम्परेचर जो बड़ा है उसको हम T ले लेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द बार। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब एक प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल एक ही रेट से नहीं बढ़ता, ये आपको पता होना चाहिए कि हीट करने पे हर मटेरियल सेम ही रेट से नहीं बढ़ता, कुछ ज़्यादा बढ़ते हैं, कुछ कम बढ़ते हैं, और इसको हम थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कहते हैं, एक नंबर जो ये बताता है कि इसमें कितनी प्रॉपर्टी है एक्सपैंड होने की। अब ये लीनियर एक्सपेंशन है, यानी लेंथ बढ़ाने की बात कर रहा है, और लेंथ कितनी बढ़ेगी वो अल्फ़ा बता रहा है यहाँ पे। तो अल्फ़ा आ गया, उसके बाद ये आ गया हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मटेरियल कितना इलास्टिक है उसके लिए जो नंबर हमें बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना इलास्टिक है, उसको हम ई के साथ, कैपिटल ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। इफ़ द बार इज़ फ्री टू एक्सपैंड, अगर बार एक्सपैंड फ्रीली हो रहा है, देन एक्सपेंशन ऑफ द बार, जिसको आप डेल एल कह रहे हो, ठीक है, एक्सपेंशन किसके साथ हम डिनोट करते थे, डेल एल के साथ डिनोट करते थे। जब हम मटेरियल को खींचते थे तो कितना बढ़ गया वो, उसको हम डेल एल के साथ डिनोट करते थे। यहाँ पे कह रहा है डेल एल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर तो बार एक्सपैंड हो रही है तो डेल एल हमारा, अगर आप उसको कहीं से भी रोक नहीं रहे, प्रिवेंट नहीं कर रहे, अब अगर हीट किया आपने और मटेरियल फैल रहा है तो कितना फैला उसको हम डेल एल बोल रहे हैं, और डेल एल जो है ये हमारा बराबर होगा अल्फ़ा टाइम्स टी टाइम्स एल। अल्फ़ा इंटू टी इंटू एल कर दीजिए तो हमारा वो डेल एल के बराबर है। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन हो रही है उसको हम अल्फ़ा इंटू एल इंटू टी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वो बोल रहा है रिजिड सपोर्ट। अगर हम इसको प्रिवेंट कर देते हैं, अगर हमने मटेरियल को दोनों तरफ से रिजिड सपोर्ट में रखा हुआ है, यानी लेफ़्ट साइड से भी वो फिक्स्ड है, राइट साइड से भी फिक्स्ड है, तो उसने जो एक्सपैंड होना था वो एक्सपैंड नहीं हो पाया, इसीलिए ऊपर उसने लिखा है एक्सपेंशन प्रिवेंटेड फुली, पूरी तरह से एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर दिया। इतनी एक्सपेंशन अल्फ़ा एल टी एक्सपेंशन होनी थी लेकिन वो हुई ही नहीं, आपने मटेरियल को एक्सपैंड नहीं होने दिया, तो इस केस में इसके अंदर स्ट्रेस जो है वो पैदा हो जाएगी। तीन केस हैं, एक तो है फ्री टू एक्सपैंड, अगर एक्सपैंड हो जाता है, दूसरा होता है रिजिड एक्सपैंड नहीं होने दे रहे आप, और तीसरा होता है यील्डिंग सपोर्ट। कई बार सपोर्ट तो है, आपने उसको एक्सपैंड मतलब आपने फिक्स तो किया लेकिन वो यील्ड हो सकती है, यानी थोड़ा सा अपनी जगह से मूव कर जाएगी, तो कितना यील्ड हुआ उसको इसने खाली डेल के साथ डिनोट किया हुआ है, और ये डेल जो है ये यील्ड है। ठीक है, और कितनी एक्सपेरिमेंट की, तो ये जो अल्फ़ा एल टी था इसमें से आप डेल एल को माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी एक्सपेंशन होनी थी जो कि प्रिवेंट हो गई। तो नेट एक्सपेंशन प्रिवेंटेड इज इक्वल टू अल्फ़ा एल टी माइनस डेल, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट जो है अपनी जगह से हिल के स्ट्रेस की वजह से कई बार वो है धीरे 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 अपनी जगह से जो है मूव करने लग पड़ते हैं, क्योंकि इसको यहाँ से फोर्स लग रही होगी, स्ट्रेस लग रही है, स्ट्रेस की वजह से इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो जो पोजीशन चेंज हुई इसको इसने यील्ड के साथ डिनोट किया, तो कितना यील्ड हुआ है, डेल यील्ड हुआ है। रिजिड के केस में यील्डिंग नहीं होती, ये कुछ सपोर्ट्स होती हैं जो यील्ड करती हैं, तो ये नया केस है यील्डिंग सपोर्ट। अगर सपोर्ट यील्ड कर जाती है तब आपने कितनी एक्सपेंशन प्रिवेंट की है। ठीक है, तो तीन यहाँ पे केस है, या तो पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंशन हो गई, अगर हमने उसको नहीं रोक रहे तो वो पूरी तरह से डेल एल अल्फ़ा एल टी एक्सपेंशन होगी। अगर आपने रिजिड सपोर्ट रखी है तो पूरी तरह से एक्सपेंशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी, जिसको बोल रहा है एक्सपेंशन प्रिवेंटेड फुली। और तीसरा केस है जिसमें थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है लेकिन
बाकी एक्सपेंशन नहीं होते। तो नेट एक्सपेंशन जो प्रिवेंटेड है, जितना भी वो एक्सपेंड किया टोटल में से अल्फ़ा एल टी में से माइनस कर दीजिए ये जो यील्डिंग हुई है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फॉर थर्मल स्ट्रेसेस देयर विल बी 2 केसेस। थर्मल स्ट्रेसेस के लिए 2 केस बनते हैं, और हमारे लिए जो है हमें 2 केसेस को ही पढ़ना है, एक है रिजिड सपोर्ट, एक है यील्डिंग सपोर्ट। तो जब रिजिड सपोर्ट होगी तो थर्मल स्ट्रेस व्हेन द सपोर्ट्स आर रिजिड। जब सपोर्ट रिजिड है तो तब कितनी स्ट्रेस होगी, ठीक है, क्योंकि अब तब अगर हम पहले केस को देखें, पहला केस हमारा ये था फ्री टू एक्सपेंड। फ्री टू एक्सपेंड में तो कोई स्ट्रेस होगी नहीं, स्ट्रेस ज़ीरो होगी अगर एक्सपेंशन अगर एक्सपेंशन फ्रीली होती है तो हमारी स्ट्रेस ज़ीरो होगी। तो हमारा पहला केस ये बी बनेगा, यानी रिजिड सपोर्ट वाला, और सेकंड बनेगा यील्डिंग सपोर्ट। तो 2 ही केस हैं। थर्मल स्ट्रेसेस व्हेन द सपोर्ट्स आर रिजिड। इफ़ द एंड्स ऑफ द बार आर फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट। अगर एंड्स जो हैं बार के ये फिक्स्ड हैं रिजिड सपोर्ट के साथ, सो दैट इट्स एक्सपेंशन इज़ प्रिवेंटेड, ताकि इसके एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया जा सके, द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड द स्ट्रेन विल बी सेट अप इन द बार। तो अगर हम एंड्स जो हैं उसको फिक्स कर दें, जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था, अगर हम एंड्स को फिक्स कर देते हैं, ये जैसे इस डायग्राम में इन्होंने एंड को फिक्स किया हुआ है सेकंड वाले डायग्राम में, तो कह रहा है अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, सो दैट द एक्सपेंशन इज़ प्रिवेंटेड, ताकि एक्सपेंशन को पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सके। ये लिखा हुआ ना, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड फुली, पूरी तरह से एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर दिया है। द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड द स्ट्रेन्स विल बी सेटअप इन द बार। बार के अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाएगी और स्ट्रेन भी डेवलप होगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स विल बी सेट अप इन द बार। दीज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स आर नोन एज द थर्मल स्ट्रेस एंड द थर्मल स्ट्रेन। इसी को थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। अब देखना यह है कि जो रिजिड सपोर्ट है उसमें थर्मल स्ट्रेन कैसे निकलती है। थर्मल स्ट्रेन हमें पता है, स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बट यहाँ पे तो चेंज हुआ ही नहीं, चेंज जो होना था उसको आपने प्रिवेंट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंशन प्रिवेंटेड। जो भी एक्सटेंशन होनी थी, उस जो प्रिवेंटेड एक्सटेंशन है जितनी आपने रोकी उसको ओरिजिनल लेंथ के साथ डिवाइड कर दो। तो आपको पता है एक्सटेंशन कितनी प्रिवेंट की थी, अल्फ़ा एल टी के बराबर की थी। सेकंड केस में अल्फ़ा एल टी पूरी की पूरी एक्सटेंशन को हमने रोक दिया, उसको अल्फ़ा एल टी के साथ हमने एक्सटेंशन को डिनोट किया था। यानी ये जो ऊपर आपने पढ़ा था, अल्फ़ा एल इज़ इक्वल टू डेल एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल टी। तो अल्फ़ा एल जो एक्सपेंशन थी वो डेल एल है, जो कि बराबर है अल्फ़ा एल टी के। तो इसने यहाँ पे वही अल्फ़ा एल टी को यहाँ पे लिखा है, डिवाइड बाय एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टी। नीचे आ जाता है थर्मल स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखो एल एल तो ऊपर कट गया, थर्मल स्ट्रेन में अल्फ़ा एल टी अपॉन एल किया था, एल एल कट गया, तो खाली बचा हमारे पास अल्फ़ा टी। यानी थर्मल स्ट्रेन इन केस ऑफ द रिजिड सपोर्ट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा टी। थर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होगी, स्ट्रेस हमें पता है सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं, और वो बराबर होती है थर्मल स्ट्रेन टाइम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमें पता है स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें थर्मल स्ट्रेस मिल जाती है। ये आपने पीछे भी निकाला था हुक्स लॉ, जब मैंने आपको कराया था, तो हुक्स लॉ में तीनों के बीच का रिलेशन हमें पता है कि स्ट्रेस जो होती है ई टाइम स्ट्रेन होती है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम स्ट्रेन। तो अब ये थर्मल स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी थर्मल स्ट्रेन ही होगी। थर्मल स्ट्रेन अभी आपने ऊपर निकाली अल्फ़ा टी, उसको कैपिटल ई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो थर्मल स्ट्रेस आपकी हो जाती है अल्फ़ा टी कैपिटल ई। Similarly, when the temperature decreases and the bar is prevented for contracted, then tensile stresses will be induced in the bar. इसी तरह से अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो कंप्रेसिव नहीं बल्कि बल्कि टेंसाइल स्ट्रेसेस उसके अंदर पैदा होंगी। ठीक है, यानी मटेरियल अंदर की तरफ आएगा और जो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस व्हेन द सपोर्ट्स यील्ड। जब सपोर्ट यील्ड करती है तब टेम्परेचर स्ट्रेसेस का क्या रोल होता है। ठीक है, अब यील्ड वाला केस आपको पता है, ये थर्ड केस था जिसमें मतलब यहाँ पे अब ये सेकंड होगा। यील्डिंग सपोर्ट में हल्का सा सपोर्ट जो है अपनी जगह से हिल जाती है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो समटाइम्स सपोर्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड, पूरी तरह से रिजिड नहीं होती सपोर्ट, एंड आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन को वो पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं कर पाती। सच सपोर्ट्स आर कॉल्ड एज द यील्डिंग सपोर्ट। इस तरह की सपोर्ट को हम यील्डिंग सपोर्ट कहते हैं। लेट द सपोर्ट यील्ड बाय द डेल एज शोन इन द फिगर। ऊपर फिगर आपको दी हुई है,
जिसमें उसने बताया हुआ है कि डेल, ये जो सी फिगर है इसमें देख लो, डेल जो आपको नज़र आ रहा है जिसके आगे यील्ड लिखा हुआ है, इतनी सी यील्डिंग हो रही है, बाकी नेट एक्सपेंशन इसने प्रिवेंट कर ली है। तो ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक लेट द सपोर्ट यील्ड बाय डेल, अगर डेल के साथ हमारी सपोर्ट यील्ड कर रही है तो एक्चुअल एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, जो हमारी एक्चुअल एक्सपेंशन प्रिवेंटेड है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर होगी अल्फ़ा एल टी माइनस डेल। हमें एक्सपेंशन प्रिवेंटेड हमारी बराबर हो जाएगी, जितनी हमारी एक्सपेंशन होनी चाहिए थी अल्फ़ा एल टी, उसमें से माइनस कर दो डेल। अगर आप ऊपर देखो पूरी डायग्राम में, ये देखो बी वाले रिजिड सपोर्ट में कितनी प्रिवेंट हुई, अल्फ़ा एल टी, क्योंकि अल्फ़ा एल टी ही उसने होनी थी। हमारी जो टोटल एक्सपेंशन है वो अल्फ़ा एल टी है, लेकिन अब प्रिवेंशन कितनी की है हमने, क्योंकि डेल एल तो वो हिल गई अपनी जगह से, टोटल थी अल्फ़ा एल टी में से डेल को माइनस कर दो तो पीछे आपको नेट एक्सपेंशन प्रिवेंटेड मिल जाएगी। तो ये लिखा हुआ है अल्फ़ा एल टी माइनस डेल, ठीक है। और अल्फ़ा एल टी माइनस डेल अपॉन एल कर दो आप, क्योंकि अच्छा सॉरी, थर्मल स्ट्रेन के केस में थर्मल स्ट्रेन होती है एक्सपेंशन प्रिवेंटेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ, आपको पता है, ऊपर एक्सपेंशन प्रिवेंटेड लिखो, नीचे एल लिख दो। अब अल्फ़ा एल टी को अलग कर दो, माइनस डेल अपॉन एल को अलग कर दो। जब अल्फ़ा एल टी अपॉन एल होगा वो एल एल कट जाएगा तो अल्फ़ा टी बचेगा, डेल अपॉन एल जो है दूसरी साइड माइनस डेल अपॉन एल होगा, तो ये आ गया अल्फ़ा टी माइनस डेल अपॉन एल। तो ये एक फार्मूला हमारा थर्मल स्ट्रेन का बन गया। थर्मल स्ट्रेन को आपको पता थर्मल स्ट्रेस होती है थर्मल स्ट्रेन टाइम्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो थर्मल स्ट्रेन ऊपर अभी निकली अल्फ़ा टी माइनस डेल अपॉन एल, इसको मल्टीप्लाई कर दो ई के साथ तो आपकी थर्मल स्ट्रेन निकल जाएगी। तो ये था हमारा फार्मूले हमने ड्राइव कर दिया। अब इन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। आगे इन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग एक्सपेंशन है। जैसे स्टील है, स्टील की 11.5 इंटू 10⁻⁻6 से लेकर 13 इंटू 10⁻⁻6 हमारी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। और ये आप डिग्री सेल्सियस में या डिग्री केल्विन में ले सकते हो, पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री केल्विन पे, यानी 1 डिग्री पे इतनी एक्सपेंशन कर जाता है ये, 1 डिग्री सेल्सियस पे या 1 डिग्री केल्विन पे इतनी एक्सपेंशन होती है। रॉट आयरन की दी है, कास्ट आयरन की, एल्यूमिनियम की, कॉपर बेस, ब्रास और ब्रॉन्ज, इन सभी की इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दी हुई है। लेकिन ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हमारे हमें क्वेश्चन के अंदर दी होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं और बाकी क्वेश्चन अगले उसमें ख़त्म करेंगे। अ पाइपलाइन इज़ लेड अंडरग्राउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। पाइपलाइन जो है इसको हमने अंडरग्राउंड बिछाया 25 डिग्री सेल्सियस पे। द टेम्परेचर फॉल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस बट द पाइपलाइन इज़ नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने क्या किया, हमने पाइप को नीचे बिछा दिया। अब किसी मटेरियल की पाइप है उसको हमने ग्राउंड के नीचे बिछाया हो, जैसे पानी की पाइप बिछाते हैं, तो उसी तरह से हमने इसको बिछा दिया। और जब बिछाया था तब टेम्परेचर हमारा कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल टेम्परेचर, स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था जब आपने पाइप को बिछाया था तब 25 डिग्री सेल्सियस था। द टेम्परेचर फॉल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस, बाद में बाहर हो सकता है ठंड पड़ जाए, और ठंड पड़ गई, और ठंड पड़ने के बाद क्या हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर -5 डिग्री, हो सकता है गर्मियों में आपने पाइप बिछाई हो और अब सर्दियाँ आ चुकी है और टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, तो फाइनल टेम्परेचर हमारा -5 डिग्री सेल्सियस है। बट द पाइपलाइन इज़ नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी -5 डिग्री सेल्सियस में थर्मल कंट्रैक्शन होनी थी, मटीरियल ने कॉन्ट्रैक्ट होना था, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी थी। गर्मियों में हर मटेरियल एक्सपैंड करता है, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट, अब ये इसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना था लेकिन पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पा रही क्योंकि उसको मिट्टी ने पकड़ के रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन इज 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन 1 डिग्री सेल्सियस पे कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, 12 इंटू 10⁻⁻6 हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है 1 डिग्री पे। कैलकुलेट द टेम्परेचर स्ट्रेसेस, हमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस निकाल के बतानी है। डेवलप्ड इन द पाइप, पाइप के अंदर जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस हमारी पैदा हुई हैं हमें वो निकाल कर बतानी है। पाइप में स्ट्रेस कितनी पैदा हुई है, हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, E = 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इनिशियल टेम्परेचर पाइप का हमारा था 25 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग में जब हमने पाइप बिछाई थी टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, बाद में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। इसका मतलब फॉल इन टेम्परेचर, हमें तो टी चाहिए, टी इन दोनों में से नहीं है, टी इन दोनों का
को माइनस करने पे आएगा। तो इनिशियली 25 है, उसमें से माइनस कर दो फाइनल, फाइनल -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी कितना टेम्परेचर हमारा गिरा, हमारा 30 डिग्री सेल्सियस गिरा। 25 तो सीधा सीधा गिरा और 0 के नीचे 5 और गिर गया, तो ये 25 में 5 और ऐड कर दो तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो हमारा घटा है। टेम्परेचर स्ट्रेस व्हेन कंट्रैक्शन इज़ फुली प्रिवेंटेड। अब यहाँ पे इन्होंने केस क्या दिया कि पाइप जो है बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिली, मतलब वो पूरी तरह से एक्सपेंशन जो थी वो प्रिवेंटेड थी, यानी ये केस आ गया रिजिड वाला। ये जो सेकंड केस है रिजिड वाला, तो फॉर्मूले हमारे ये लगेंगे। थर्मल स्ट्रेस व्हेन द सपोर्ट्स आर रिजिड, रिजिड के केस में जो भी फॉर्मूले हैं आपके सामने हैं, ठीक है। स्ट्रेन और स्ट्रेस का फार्मूला हो गया थर्मल स्ट्रेन टाइम्स ई, तो अल्फ़ा टी ई, अल्फ़ा टी ई जो होती है ये हमारा स्ट्रेस का फार्मूला अल्फ़ा टी ई। अल्फ़ा आपको दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 12 × 10⁻⁻⁶, टी टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर पहला टेम्परेचर स्ट्रेसेस पे, और आगे अब हमारा कुछ खास नहीं रहा, न्यूमेरिकल्स ही हैं इसके। तो हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में या अगले से अगले लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।